जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे नगरीय समाजशास्त्र के बारे में। उससे पहले ज़रूरी यह सूचना है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जो नगरीय समाजशास्त्र है, यह समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसे विशेषतः नगरीय जीवन, इसके संगठन, संस्थान और समस्याओं के साथ साथ नगरीय जीवन शैली पर आधारित और उसके द्वारा विकसित सभ्यता का जो है अध्ययन किया जाता है। तो नगरीय समाजशास्त्र में नगर में पाए जाने वाले संगठन, संस्थान, क्या क्या समस्याएं हैं, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, वहाँ कौन से सभ्यता जो है विकसित हुए हैं, या इतिहास में कौन कौन से सभ्यता विकसित हुए थे नगरीय जीवन शैली में, उनका अध्ययन किया जाता है। तो अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क द सिटी को नगरीय समाजशास्त्र का पिता जाना जाता है। तो रॉबर्ट पार्क हैं जिन्हें नगरीय समाजशास्त्र का पिता के नाम से जाना जाता है, और उनकी प्रमुख पुस्तक जो थी द सिटी थी। सॉरी, पुस्तक नहीं, इन्होंने ऐसे लिखा था द सिटी। तो पार्क और बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को 3 उपनगरों क्षेत्रों में बांटा है। तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि पुस्तक जो है मैक्स वेबर की है, द सिटी। तो इन्होंने जो क्षेत्र बांटे हैं पार्क और बर्गेस, उसमें पारिस्थितिकी, सामाजिक संगठन और सामाजिक विघटन 3 क्षेत्रों के रूप में इन्होंने विभाजित किया है नगरीय समाजशास्त्र को। तो बर्गेस के विषय क्षेत्र में निम्न तथ्यों को शामिल किया गया है: परिस्थिति, नगर, नगरीकरण और नगरवाद। जबकि जॉर्ज सिमेल ने अपनी पुस्तक मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ में जॉर्ज सिमेल ने नगरीय जीवन शैली को जो है प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात अमेरिका के शिकागो संप्रदाय द्वारा नगरीय समाज का जो है विकास किया गया। तो शिकागो संप्रदाय केवल इसलिए फेमस है क्योंकि वह नगरीय समाजशास्त्र का जो है अध्ययन करता है। आगे है तो पार्क और बर्गेस के अनुसार जो इन्होंने बताया, तो उसमें पहला पारिस्थितिकी है। तो पारिस्थितिकी जीवों और उनके प्रकृति के वास के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। मूलतः यह जीव विज्ञान की शाखा है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैकले ने किया है। किसने? हैकले ने। तो पारिस्थितिकी जो टर्म है वह जीव विज्ञान से लिया गया है, या जीव विज्ञान की शाखा है, और पारिस्थितिकी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हैकले ने किया है। आगे है तो हम यहाँ जो अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक मानवीय पारिस्थितिकी, यह मानवीय सावयव और सामाजिक समूह तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। तो इनका जो मानवीय पारिस्थितिकी होती है वह मनुष्य पर्यावरण से किस तरह से संबंधित है, पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन करते हैं, उसका अध्ययन करता है। इसके प्रारंभकर्ता जो है रॉबर्ट पार्क है, वह शिकागो संप्रदाय को माना जाता है। तो मानवीय पारिस्थितिकी का अध्ययन करने का जो श्रेय दिया जाता है सर्वप्रथम रॉबर्ट पार्क और शिकागो संप्रदाय को माना जाता है। अगला टर्म है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। तो यहाँ जो टर्म है ये डायरेक्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सामाजिक पारिस्थितिकी क्या होता है? तो स्थानीय पर्यावरण एवं जलवायु के संदर्भ में किसी संस्कृति का अध्ययन सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहलाता है। इस अध्ययन के प्रारंभकर्ता जूलियट स्टीवर्ट को माना जाता है। तो सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जो है उसका प्रारंभ किन्होंने किया? तो जूलियट स्टीवर्ट ने किया है। तो इन्होंने पर्यावरण और संस्कृति के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन को सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहा है। अगले हैं सामाजिक पारिस्थितिकी। तो सामाजिक पारिस्थितिकी जो है वह मानवीय आवास के क्षेत्रों की स्थानीय प्रक्रियात्मक संरचना, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण,
संकुलों का स्थानिक वितरण, सामाजिक एवं पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली घटनाओं की उत्पत्ति परिवर्तन का अध्ययन करने वाली शाखा है। तो मानव आवास, संरचना, सांस्कृतिक लक्षण, संकुल आदि भी जो मनुष्य प्रक्रियाएं करते हैं, तो उनके फलस्वरूप उत्पन्न घटनाओं से उत्पन्न परिवर्तन का अध्ययन कौन करता है? सामाजिक पारिस्थितिकी समस्या क्या उससे हो रही है, इन सब का अध्ययन जो है सामाजिक पारिस्थितिकी में करता है। जैसे आवास से संबंध है, गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं शहरों में, उसका अध्ययन, कुछ लोग बड़े मकानों में रहते हैं, उसका अध्ययन, तो उनसे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है आदि का अध्ययन सोशल इन्वायरमेंट क्या कहते हैं, सोशल या सामाजिक पारिस्थितिकी में किया जाता है। अगला है नगरीय पारिस्थितिकी। तो नगरीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत विकासात्मक प्रकृति तथा नैतिकता रहित दृष्टि से नगरों में व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के स्थानिक विवरण का अध्ययन करने वाली शाखा को नगरीय पारिस्थितिकी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर शिकागो संप्रदाय जो है नगरीय पारिस्थितिकी समुदाय का जो है अध्ययन करता है। तो नगरीय पारिस्थितिकी के लिए प्रमुखता किसको जाना जाता है? शिकागो संप्रदाय नगरीय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए। तो एक बार देख लेते हैं, मानवीय पारिस्थितिकी की बात सर्वप्रथम की है रॉबर्ट पार्क ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की बात करते हैं जूलियट स्टुअर्ट करते हैं। उसके बाद सामाजिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जूलियट स्टुअर्ट, सामाजिक पारिस्थितिकी तो मानवीय आवास जैसी जो भी मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है, तो वह सामाजिक पारिस्थितिकी होता है। और नगरों का विकास किस तरह से है, उनकी प्रकृति क्या है, उनका अध्ययन हम नगरीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, जिसका अध्ययन शिकागो संप्रदाय करता है। आधुनिक काल के नगर, तो सर्वप्रथम 1951 की जनगणना में 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए नगरीय बस्ती का प्रयोग किया गया। तो जहाँ की जनसंख्या 5000 से अधिक रही है, 1951 में उस शहर को नगर कहा गया है, अर्थात उस स्थान को नगर कहा गया है। 1961 में जनसंख्या का आधार हटाकर श्रम कार्य को मुख्य आधार बनाया गया। तो पहले जनसंख्या था 51 में, उसके बाद श्रम कार्य को बनाया गया कि जहाँ से की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा गैर कृषि कार्य कर रही है, उसे हम नगर कहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर दुर्ग गैरिसन सिटी, तो दुर्ग नगर या गैरिसन सिटी इसको बोलते हैं। तो इसमें सामंतों द्वारा निर्मित दुर्गों के चारों ओर तरफ फैले नगर होते थे, बीच में सामंत रहते थे। मतलब जो सामंत थे पुराने समय में, सामंतवादी समाज में, उस समय के नगर की ये चर्चा की गई। उसके बाद लीनियर हाउस, लीनियर हाउस जो टाइप है, इसमें सड़कों या नहरों के किनारे बसे रेखीय नगरों को लीनियर हाउस कहा गया है। उसके बाद रेडिकल हाउस, तो रेडिकल हाउस कीड़ों की तरह फैले होते थे, कीड़ों की तरह जैसे कीड़ा फैल जाता है ऐसे 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 चारों तरफ, तो वह कीड़ों की तरह फैलने वाले नगर थे। ऐसे नगरों के मूल केंद्र में क्या रहता था? गिरजाघर, मठ और दुर्ग जो है बीचों बीच रहते थे, और बाहर की ओर सड़कें साथ फैलकर बनी होती थी। उसके बाद आ जाते हैं गिस्ट एंड व हिलबार्ड के नगरों के उद्विकास को सभ्यता के उद्विकास के साथ जोड़ा है। तो नगरों के उद्विकास को सभ्यता के उद्विकास के साथ किसने जोड़ा है? गिस्ट व हिलबर्ट। सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है। सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है। तो इन्होंने का स्टेटमेंट क्या, जैसे जैसे सभ्यता की उत्पत्ति के समान सभ्यता की पता नहीं चल रहा है कौन सभ्यता कब विकसित हुई थी, उसी तरह नगर के बारे में भी यह नहीं पता किया जा पा रहा है कि नगर की उत्पत्ति कब और किस काल में हुई है, तो अंधकार में खो गया है। नगर की उत्पत्ति धातु
युग से हुई है, ऐसा कौन मानते हैं? मार्गरेट मुरे। इन्होंने सैनिक शिविर के रूप में नगर के उद्भव की चर्चा किया है। पहले गांव आया, इन्होंने कहा पहले जो है गांव आया, जो बाद में नगर बना, और तथा अंत में नगर राजधानी बन गई। क्वीन हाउस क्वीन हाउसेस का कहना है कि पहले गांव का विकास हुआ, गांव धीरे धीरे जरूरतों के आधार पर नगरों में विकसित हुआ, और नगर विकसित होकर बड़े नगर बन गए, अर्थात राजधानी बन गए हैं। तो क्वीन हाउस का कहना है। उसके बाद नगरों का विकास गांव से हुआ है, ऐसा मम्फोर्ड भी मानते हैं। नगरों का विकास गांव से हुआ है। उसके बाद है नगरों का जन्म समुद्र के किनारे यातायात के साधन व संदेश वाहन के जन्म व विकास के साथ हुआ है, ऐसा चार्ल्स कुले मानते हैं। तो चार्ल्स कुले कहते हैं कि नगरों का जो विकास हुआ है वह जहाँ यातायात के साधन थे समुद्र में, जैसे क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जहाँ पे जहाज रुकती है, तो मान के चलिए जैसे बंदरगाह, तो बंदरगाहों के किनारे नगर का उद्भव हुआ, ऐसा चार्ल्स कुले मानते हैं, जहाँ की जहाज आने जाने या व्यापार करने में सुलभ था। इसी से संबंधित इन्होंने थियरी दिया, द थियरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द थियरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किससे जुड़ा है? चार्ल्स कुले से। आगे नगरों की विशेषताएं दी हैं। तो नगर की जो विशेषता किंग्सले डेविस ने दिया है वह इस प्रकार है कि सामाजिक विजातीयता, मतलब अलग अलग समाज के लोग पाए जाते हैं। द्वितीयक सहचार्य, अर्थात द्वितीयक संबंध पाया जाता है। सामाजिक सहिष्णुता, अर्थात एक साथ कई अलग धर्म के लोग रहते हैं। द्वितीयक नियंत्रण, अर्थात कानून का नियंत्रण होता है। ऐच्छिक साहचर्य होता है, और उसके बाद वैयक्तिक पहचान होती है, और स्थानीय पृथक्करण देखने को मिलता है। तो यह डेविस कहते हैं। कौन? डेविस कहते हैं कि सामाजिक विजातीयता, द्वितीयक साहचर्य, सामाजिक सहिष्णुता, द्वितीयक नियंत्रण, ऐच्छिक साहचर्य और वैयक्तिक पहचान और स्थानिक पृथक्करण जो है नगर के प्रमुख विशेषताएं हैं। पूर्व औद्योगिक नगर, प्री इंडस्ट्रियल सिटी, इस अवधारणा का प्रयोग प्रोफेसर जोबर्ग ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सिटीज पास्ट एंड प्रेजेंट में किया है। तो पूर्व औद्योगिक नगर शब्द का जो प्रयोग किया है प्रोफेसर जोबर्ग ने किया है, और इनकी पुस्तक का नाम है इंडस्ट्रियल सिटीज पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इन्होंने प्रमुख विशेषताएं बताई हैं जोबर्ग ने कि संरचनात्मक विशेषताएं समान होती हैं, परंतु सांस्कृतिक विशेषताओं के रूप में होती है। तो संरचनाएं तो एक जैसी लगती हैं, लेकिन क्या होता है, कल्चर अलग अलग होता है। राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, निम्न सामाजिक गतिशीलता, सरल प्रौद्योगिकी व आर्थिक संगठन, जादू का महत्वपूर्ण भूमिका और जैविक ऊर्जा का स्रोत। उसके अलावा इन्होंने गिल्ट आर्थिक इकाई के रूप में बताया है। पूर्व औद्योगिक नगर की विशेषता है। तो ये जो विशेषताएं बताई हैं इन्होंने पूर्व औद्योगिक नगर के बारे में बताई है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी या सिटी कैसी थी, तो उसकी बात करते हैं जो वर्ग। आगे है नगरीयता एवं नगरीकरण। तो नगर क्या है? निवास की विशिष्ट जीवन शैली के पुंज को हम नगरी कहेंगे। तो निवास की जो विशिष्ट जीवन शैली है, एक जैसी जीवन शैली है, उसको इन्होंने नगरी कहा है। और नगरी समुदाय उसे कहेंगे कि वह समुदाय जहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व हो, गैर कृषिकरण व्यवसाय का बाहुल्य हो, अत्यधिक वर्ग विभाजन और विशेषीकरण हो, नियंत्रण एवं व्यवस्था और औपचारिक संस्थाओं की प्रधानता हो, उसे हम नगरीय समुदाय कहेंगे। नगर को हम विशिष्ट जीवन शैली के आधार पर कहेंगे, अर्थात नगरवाद। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नगरीय जीवन शैली को अपनाते हैं तो उसको नगरवाद कहा जाता है। लेकिन जब हम वहाँ के सभी चीज़ों का, घनत्व का, व्यवसाय का, वर्ग विभाजन का, नियंत्रण व्यवस्था का, संस्था का, सबका अध्ययन करेंगे एक साथ मिलाकर, तो उसे हम नगरीय समुदाय कहेंगे। अगला है नगरीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ भौतिकवादिता और उपयोगितावादिता देखने को
मिलती है। बृहद उत्पादन और बृहद उपभोग होगा। बृहद उत्पादन और बृहद उपभोग देखने को मिलता है। दिखावे की संस्कृति देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा एरिक फ्राम ने की है। फैशन देखने को मिलेगा। मनोरंजन का व्यवसायीकरण मिलेगा। हड़ताल, बंद, घेराव, जुलूस की संस्कृति देखने को मिलेगी। मशीनी संस्कृति मिलेगी। व्यस्तता की संस्कृति मिलेगी। उसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति की प्रधान संस्कृति के रूप में देखने को मिलेगा। उपभोक्तावादी संस्कृति देखने को मिलेगी और बहुल संस्कृति देखने को मिलेगी। तो इन्होंने कहा मशीनों से उत्पादन होगा, अर्थात मशीनी संस्कृति मिलेगी। व्यस्तता होगा, लोग अपने जीवन में काफ़ी बिजी रहेंगे, उससे मिलेगी। पाश्चात्य संस्कृति और कल्चर को ज़्यादातर फॉलो करेंगे। उपभोक्ता अर्थात खुद का उत्पादन वस्तु न होकर दूसरे की उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करेंगे। बाहुल संस्कृति होगी, मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जाएंगे। अगला है नगरवाद। तो नगरवाद नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की एक प्रक्रिया को हम नगरवाद या नगरीयता कहते हैं। अर्थात जब हम नगरीय जीवन को अपनाने लगते हैं तो उसे इन्होंने नगरवाद या नगरीयता कहा है। लुईस वर्थ ने नगरीयता के बसावट का तरीका नहीं है, इन्होंने कहा नगरीयता बसावट का तरीका नहीं है, अपितु जीवन की एक शैली है। तो जब अर्बनिज्म इस वे ऑफ लाइफ इन्होंने माना है, कहा कि जब हम नगरीय जीवन को अपनाने लगते हैं तो वही नगरीयता या नगरीकरण है। लुईस वर्थ के अनुसार इसके प्रमुख लक्षण हैं। लुईस वर्थ ने कहा कि नगरीयता में विषमता, निर्भरता, दिखावा, मानदंडों की प्रतिद्वंदिता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, औपचारिक और सामाजिक संबंधों में गिरावट, अनौपचारिक सामाजिक संबंधों में गिरावट और परिवारवाद का ह्रास, अर्थात संयुक्त परिवार का ह्रास। इन सभी की विशेषताएं जो है इन्होंने नगरीयता या नगरवाद की बताई है कि वहाँ विषमता होगी, एक दूसरों के ऊपर निर्भरता होगी, श्रम विभाजन के आधार पर, दिखावे की ज़िंदगी लोग जिएंगे, मानदंडों में क्या होगा, प्रतिद्वंदिता रहेगी, तेजी से समाज में परिवर्तन होगा, सामाजिक गतिशीलता, जब परिवर्तन होगा तो उसे सोशल मोबिलिटी कहेंगे, और व्यक्तिवादता देखने मिलेगी, सब अपने हितों के बारे में सोचेंगे। अनौपचारिक संबंध जैसे दोस्त, भाई, पिता, रिश्तेदार, इन संबंधों को जो है कमजोर होता जाता है, परिवार का ह्रास हो जाता है, संयुक्त परिवार की कमी के कारण एकल परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है नगरीयता में। उसके बाद नगरवाद के 3 कारण की चर्चा इन्होंने की कि किस कारण नगरवाद होता है। ये अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था, आकार, घनत्व और विजातीयता। आकार, घनत्व और विजातीयता या विषमता करके, विषमता भी कह सकते हैं इसको। तो यह तीनों किसने, लुईस वर्थ ने नगरवाद के प्रमुख कारण बताए हैं कि ये तीनों चीज़ विशेषता जहाँ पाई जाएंगी वह नगरवाद होगा। नगरवाद नगरीकरण से भिन्न है, अर्थात नगरवाद एक दशा में परिस्थितियों का एक पुंज है। तो नगरवाद को परिस्थितियों का एक पुंज माना है, जबकि नगरीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है? तो नगरवाद के लक्षणों के विकास विचारों एवं व्यवहारों के रूप में। तो जब नगरवाद के लक्षण में जब विकास होंगे, विचार और व्यवहार देखने को मिल जाएंगे, तो उसे हम नगरीकरण कहते हैं। लुईस वर्थ ने कहा गांवों से नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब गाँव से गाँव को नगर में परिवर्तन जो होता है, उसका प्रोसेस जो होता है, उसी को लुईस वर्थ ने नगरीकरण कहा है। कुछ विद्वानों ने ग्रामीण जनसंख्या के नगर की ओर प्रवास को नगरीकरण कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने कृषि कार्य से गैर कृषि कार्यों को अपनाने के व्यवहार के प्रतिमानों को नगरीकरण कहा है। तो कुछ ने कहा कि जब लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर पलायन करेंगे तो वही नगरीकरण है, और कुछ विद्वान थे जिन्होंने कहा कि कृषि कार्य को छोड़कर हम उद्योग धंधा के कार्य में लग जाएंगे तो वही नगरीकरण है। नगरीकरण की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नगरीयता का एक गुण तथा नगरीकरण के गुणों का विस्तार
है। तो नगरीयता का एक गुण नगरीकरण के गुणों का विस्तार है। बर्गले के अनुसार ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही नगरीकरण कही जाती है। तो बर्गले ने कहा जब गांव नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होते हैं तो वही नगरीकरण है। उसके बाद ग्रिफिथ टेलर ने कहा गांवों से नगरों की जनसंख्या का परिवर्तन, जब गांवों की जनसंख्या जो नगरों की ओर जाने लगती है तो वही नगरीकरण है। वहीं किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि का कारण गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास है। सामान्यतः नगरों की संख्या उनके आकार में वृद्धि को ही नगरीकरण कहते हैं। तो किंग्सले डेविस कहते हैं जब नगरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है और आकार बढ़ने लगता है नगर का तो वही नगरीकरण होता है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करेंगे, इसके आगे हम कल देखेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।